हेलो दोस्तों, आज हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में गठित हुआ तथा यह कंपनी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करके भारत में व्यापार करने आए। शुरू में यह कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आया, परंतु अपने छल एवं बल के प्रयोग से उन्होंने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी प्राप्त कर लिया, जिसके तहत उन्होंने भारत में क्षेत्रीय विस्तार शुरू किया। इसी विस्तार के विरोध स्वरूप 1857 में महासंग्राम हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में 1858 में ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हो गया और यह शासन 15 अगस्त 1947 तक चलता रहा। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ तथा स्वतंत्रता के साथ ही भारत में संविधान की आवश्यकता हुई। तब 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। भारत में संवैधानिक विकास का क्रम कुछ इस तरह रहा है। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की कोशिश की गई तथा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनीतिक मान्यता प्रदान किया गया। इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों का एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने। बंगाल का गवर्नर जनरल इसके अधीन बम्बई और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश का गठन किया गया। यह सुप्रीम कोर्ट आज के सुप्रीम कोर्ट के जितना पावरफुल नहीं था, इसका कार्यक्षेत्र सीमित था। कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। नेक्स्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया, जिससे प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ। इस अधिनियम के तहत 2 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। पहला, कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया तथा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट 1813 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट प्रदान की गई तथा भारत में ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट 1833 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। गवर्नर जनरल के पास नागरिक और सैन्य शक्ति सम्मिलित थी। गवर्नर जनरल के पास विधायिका की असीमित शक्तियां भी
गवर्नर जनरल के पास विधायिका की असीमित शक्तियां थीं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूर्णतः समाप्त कर दी गईं तथा इसे पूर्णतः प्रशासनिक बॉडी बना दिया गया। इस एक्ट के जरिए सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता करने का प्रयास किया गया, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विरोध हुआ, जिससे इस प्रावधान को समाप्त करना पड़ा। नेक्स्ट 1853 का चार्टर एक्ट। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इस परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिसे विधान पार्षद कहा गया। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ की। इसके प्रबंधन के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया या प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में से 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो भारत पर था, उसे समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया तथा इसी के साथ द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गई। भारत में एक नए पद का गठन हुआ, राज्य सचिव का पद। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम में शासन प्रणाली को जो अब तक चलती आ रही थी उसे बदलने का प्रावधान किया गया था, परंतु जमीनी स्तर पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण के लिए मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः वापस कर दी गई। इस अधिनियम के तहत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश जो जारी हुए थे उसकी अवधि 6 मंथ थी। इसी अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया, जैसे
अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया, जिससे सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्राप्त हुई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना गया। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय व प्रांतीय विषय सूची की पहचान करके उन्हें पृथक कर दिया गया, जिससे राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम हो गया। परंतु सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक बना रहा। सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार विधान परिषदों को दे दिया गया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे, तथा आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस व्यवस्था को दोहरी शासन व्यवस्था कहा गया, परंतु यह व्यवस्था असफल रही। पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। द्विसदनी व्यवस्था से तात्पर्य राज्यसभा और लोकसभा से है। ली आयोग की अनुशंसा पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन इसी अधिनियम के तहत किया गया तथा इसी अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य का बजट पृथक कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 और 1947 पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैंने अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो बनाए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।